हाय फ्रेंड्स, आप सभी कैसे हैं। उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। आपका अपने चैनल रितिका हिंदी एकेडमी में स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। दोस्तों, आप सभी को बताना चाहूँगी कि हम इस चैनल पर तैयारी करते हैं हिंदी विषय की उच्च स्तरीय प्रतियोगी परीक्षाओं की। तो दोस्तों, उसी के कड़ी में हम आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड के प्रश्न को हल कर रहे थे। हमारी परीक्षा आरपीएससी 2022 की लगी हुई है। यह प्रश्नोत्तरी हम देख रहे हैं। ये अभी करंट का पेपर है दोस्तों, ताकि आप समझ पाएँ कि किस तरीके से आरपीएससी प्रश्नों का फ्रेम करता है। चलिए, 36 नंबर के प्रश्न को हम कर चुके थे 37 तक। आज हम 38 नंबर के प्रश्न से करेंगे। यदि आप इस वीडियो को देख रहे हैं, आपने 2-3 वीडियो नहीं देखा है, तो आपसे रिक्वेस्ट करूँगी, प्लेलिस्ट में बना दी हूँ दोस्तों, पहले उन्हें देख लें, फिर आप इस वीडियो को देखें, तब आप प्रश्नों को क्रम से समझ पाएंगे। प्लेटो के संबंध में असत्य कथन है। तो प्लेटो को आपने अच्छे से पढ़ा होगा, तो आप बताएं, कविता ज्ञान से उत्पन्न होती है? बिल्कुल नहीं। कविता, काव्य और नाटक अंतः प्रेरणा से उत्पन्न होता है? बिल्कुल सही है। काव्य भाव को उद्दीप्त करता है, तर्क को नहीं? ये भी सही है। कवि केवल माध्यम है, वास्तविक रचयिता ईश्वर है? ये भी बिल्कुल सही है। ठीक है, आपने प्लेटो को पढ़ा होगा ना, तो आप अच्छे से देख पाए होंगे प्लेटो कहना क्या चाहते हैं। चलिए, थोड़ा सा वीडियो व्याख्यान देखिए आप। कविता ज्ञान से उत्पन्न होती है, प्लेटो के संबंध में असत्य कथन है, आप सभी जानते हैं। तो देखिए कैसे होती है। यदि आप पढ़े हैं तो भी ठीक है, नहीं पढ़ेंगे तो आप यहाँ से चीज़ों को नोट डाउन कीजिए। प्लेटो का समय 427 से कभी कभी 426 भी मिलता है दोस्तों। ठीक है, यहाँ पे आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। ये यूनान के गौरवशाली महान चिंतकों में एवं महान दार्शनिक की सुदीर्घ एवं समृद्ध परंपरा में सुकरात के शिष्य हैं। तो आप यहाँ पे जान गए कि जो है कि आगे आपने प्लेटो को जब भी पढ़िएगा तो इनके गुरु का नाम अवश्य याद रखिएगा, पूछा जाता है मिलान वाले में। तो प्लेटो जी के गुरु का नाम क्या था? सुकरात था। यदि आपसे पूछा जाएगा सुकरात का शिष्य कौन था, तो प्लेटो। इनकी प्रमुख रचनाएं रिपब्लिक कई बार पूछी गई है, इयोन, फिट्स, सिम्पोजियन, फ्रिट्स, फीडो, स्टेट्समैन, लॉज आदि। ये एक प्रत्ययवादी या आत्मवादी दार्शनिक थे। परीक्षा में ये भी प्रश्न फ्रेम किया गया है, प्लेटो कैसे जो है कि दार्शनिक थे। तो प्रत्ययवादी, आत्मवादी दोनों रहेगा तो आप दोनों लगाइएगा, नहीं दोनों में से एक रहेगा तो आप एक लगाइएगा। इनका काव्य शास्त्र संबंधी कोई स्वतंत्र ग्रंथ नहीं है। प्लेटो की काव्य शास्त्र संबंधी कथन, प्लेटो क्या क्या कहे हैं काव्य शास्त्र के बारे में? काव्य अनुकृति की अनुकृति है, वेरी बिल्कुल सही। काव्य और नाटक अंतः प्रेरणा से उत्पन्न होता है, ये भी सही है। काव्य भाव को उद्दीप्त करता है, तर्क को नहीं, ये भी सही है। कवि स्वयं अज्ञानी होने के साथ साथ अज्ञानता का प्रसारक है। कलात्मक रचनाएं समाज के लिए अनुपयोगी हैं। कवि केवल माध्यम है, वास्तविक रचयिता ईश्वर है, प्लेटो ने स्वीकार किया है। प्लेटो के दर्शन के मुख्य विषय थे प्रत्यय दर्शन, आदर्श राज, सृष्टि शास्त्र, ज्ञान मीमांसा, आत्म की अमृत सिद्धि। प्लेटो ने नहीं माना, क्या नहीं माना है? देखिए, प्लेटो से दूसरा प्रश्न इस परीक्षा में। तो इस पेपर को जब आप देखेंगे ना, तो यहाँ से आप देखेंगे कि सबसे पहला तो व्याकरण से बहुत सारे प्रश्न पूछे गए, और खासकर छंद से। तो छंद को बेटर पढ़ के जाएं। और काव्यशास्त्र से जो है कि आपने देखिए 5-7 से दूसरा तीसरा प्रश्न आ गया है। अभी कई प्रश्न आएंगे, आप देखेंगे तो काव्यशास्त्र को ढंग से पढ़िएगा। प्लेटो ने नहीं माना है, क्या नहीं माना? कला में अनुकरण की बात, तो ये तो माने हैं। कलाओं के पारस्परिक संबंधों वर्गीकरण की बात, इसे भी माना है। कलाओं में आदर्श की, न्याय, सौंदर्य व सत्य की प्रतिष्ठा की बात, ये भी माने हैं। चिंतन को कला साधन का आवश्यक अंग न मानना, ठीक है, ये क्या है? गलत है। यहाँ पे पूछा गया है नहीं माने। नकारात्मक प्रश्न बहुत सारे इसमें पूछे गए परीक्षा में। प्लेटो की अन्य समानताएं, मान्यताएं क्या क्या है? इन्होंने कवि के व काव्य दोनों को व्यक्ति एवं राज्य के लिए अहितकारी माना है। क्या माना है? अहितकारी। ध्यान दीजिएगा। आगे चलिए और देखिए कि प्लेटो किन किन चीज़ों पर विशेष ध्यान दिए। आनंद के लिए कहीं कहीं इन्होंने आत्म संतोष शब्द का प्रयोग किया है। कवि या कलाकार, चित्रण वास्तविकता और सत्य से तिगुना दूर होता है। इन्होंने ईश्वर को सत्य माना है। ठीक है, अभी आपने ऊपर देखा था ईश्वर के। देखिए, प्लेटो के विचार से बेमेल है। क्या बेमेल है? देखिए, तीसरा प्रश्न प्लेटो से, तात्विक दृष्टि से मूल सत्य अमूर्त ज्ञान रूप विचार होता है। वस्तु सत्य अमूर्त का ज्ञान प्रसूत मूर्त रूप है। कलाकृति धारणा प्रसूत आभास मात्र है। अमूर्त ज्ञान रूप व धारणा प्रसूत अभ्यास में अंतर नहीं होता है। ठीक है दोस्तों, तो क्या गलत है? बेमेल पूछा है। यहाँ पे आप प्रश्न को पहले
अच्छे से पढ़ेंगे ना तो अच्छे से समझ भी आएगा, ठीक है। तुरंत आप सही आंसर पे पहुंच जाएंगे। 41 नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है। अरस्तु के अनुकरण सिद्धांत के संबंध में असंगत कथन क्या है। अब पाश्चात्य शास्त्र से चौथा प्रश्न देखिए, अरस्तु के अनुकरण सिद्धांत के संबंध में असत्य कथन। कला प्रकृति की भावनाएं तथा कल्पनात्मक अनुकृति नहीं है। काव्य का विषय प्रकृति का प्रतीयमान संभाव्य और आदर्श रूप है। अनुकरण एक सर्जन क्रिया है। अनुकरण वह तंत्र है जिसके द्वारा कवि अपनी कल्पनात्मक अनुभूति की प्रक्षेपणीय अभिव्यक्ति को अंतिम रूप प्रदान करता है। तो यहाँ पे असंगत कथन पूछा है तो पहला गलत होगा, ठीक है। देखिए थोड़ा सा व्याख्या देख लीजिए, ध्यान दीजिए। अरस्तु के अनुकरण सिद्धांत के संबंध में असंगत कथन है, ठीक है। ए नंबर, अरस्तु यूरोपीय चिंतना और पाश्चात्य व्यवस्थित विचारधारा के आदि प्रवर्तक, यथार्थवादी दार्शनिक, व्यापक ज्ञान से विश्वकोश अरस्तु। इनका जन्म भी पूछा जाता है तो 384 में उत्तर यूनान में जन्मे थे। कहाँ? उत्तरी यूनान में ये इनका जन्म हुआ था। इनकी रचनाएं देखिए, ये मिलान वाले में प्रश्न, यूजीसी नेट का बहुत फेवरेट प्रश्न है। पेरीपोएटिकस, इसका दूसरा नाम है आन पोएटिक्स, रिटोरिक पॉलिटिक्स। अरस्तु के अनुकरण संबंधी सिद्धांत, इस सिद्धांत से प्रश्न कूट में आते हैं दोस्तों, यदि आप अच्छे से पढ़ेंगे तो कर जाएंगे। कला प्रकृति की अनुकृति है, बिल्कुल सही। इन्होंने अनुकरण को सृजनात्मक क्रिया माना। हाँ, जब आप नया सोचेंगे तभी तो नया कर पाएंगे। ये भावनामय तथा कल्पनामय अनुकरण को स्वीकार करते हैं। इन्होंने सुंदर को शिव से अधिक व्यापक बताया है। क्या बताया है? सुंदर को शिव से अधिक व्यापक बताया है। आगे चलिए। अरस्तु ने त्रासदी के अनिवार्य अंग स्वीकार किए कितने? ये प्रश्न फैक्ट है, फैक्ट बेस पे आ रहा है तो आप कर पाओगे, नहीं आ रहा तो तुक्का मारोगे। चलिए, तो 6 कितने अंग बताए हैं? 6। पहला अंग क्या है? कथा वस्तु, चरित्र, भाषा शैली, विचार, प्रदर्शन, संगीत। तो आप देख पा रहे होंगे, कथा वस्तु को प्लॉट कहते हैं, चरित्र को कैरेक्टर, इंग्लिश वर्ड है, भाषा एवं शैली डिस्कशन, विचार मतलब थॉट, प्रदर्शन स्पेक्टिकल, संगीत मेलोडी, ठीक है। अब देखिए ये क्या कहे हैं, इनके विचार को आप पढ़ें। कथानक के लिए अरस्तु ने संकलन त्रय का सिद्धांत दिया, जिसमें देश, काल और कार्य है। कथानक का अर्थ त्रासदी या विषय वस्तु या घटना विन्यास। अरस्तु ने त्रासदी में सबसे अधिक महत्व कथानक को दिया। किसको दिया? कथानक को, ठीक है। अब चलिए आगे। चरित्र देखिए इन्होंने कैसे बताया है कि त्रासदी में एक नायक का चरित्र क्या होना चाहिए। तो त्रासदी में नायक का पतन होता है और यह पतन निर्णायक होता है। आपने टीवी में, पिक्चर में, फिल्मों में देखा होगा ना कि जब हीरो पहले मार खाता है उसके बाद बैक आके फिर सामने वाले को मारता है। तो यही है त्रासदी में नायक का पतन। शुरू में वो मार खाएगा, पतन होगा, और फिर वो पतन होने के बाद फिर वो वहीं पे पिक्चर मोड़ लेने लगती है। आपने बहुत बार देखा होगा टीवी में, आप समझ पाएंगे तब, ठीक है। देखिए भाषा शैली को क्या बताए हैं। त्रासदी में भाषा से व्यक्त होने वाले भाव के लिए दृश्य की अनिवार्यता नहीं होनी चाहिए। विचार, त्रासदी का जन्म ही विचारों के गर्भ से होता है। प्रदर्शन, इसका संबंध अभिनय से है। अभिनेता त्रासदी का प्राण तत्व है। क्या है? प्राण तत्व है। संगीत, भाव को अभिव्यक्त का सबसे सटीक और ताकतवर माध्यम अरस्तु ने गीत को माना है। त्रासदी के अनिवार्य अंग के संबंध में उपर्युक्त कथन। देखिए त्रासदी को आप बहुत अच्छे से समझ पा रहे होंगे। देखिए पहले ऑप्शन 1 दृश्य विधान पदावली और भाषा परिष्कार अनुकरण के विषय है, ठीक है। दूसरा पदावली गीत व चरित्र अनुकरण के विषय है। तीसरा कथानक चरित्र व विचार अनुकरण के विषय है। चौथा भाषा परिष्कार दृश्य विधान व कथानक अनुकरण के विषय है। तो यहाँ पे आप देखें उपर्युक्त कथन पूछा, तो इसका आंसर क्या होगा? कथानक चरित्र व विचार अनुकरण के विषय है। कथानक भी है,
इसके बाद चरित्र है, अनुकरण से चरित्र भी सीखा जाता है। फिर व्यक्ति के विचार कभी कभी मिलने लगते हैं, तो आप समझ पा रहे होंगे। त्रासदी के अनिवार्य अंग जो अरस्तु ने माने हैं, कथानक, चरित्र, भाषा शैली, विचार, प्रदर्शन, संगीत। ठीक है, चलिए। अरस्तु के विरेचन सिद्धांत के संबंध में असंगत कथन। अरस्तु ने विरेचन शब्द का ग्रहण, जो शब्द इन्होंने ग्रहण किया है, साहित्य शास्त्र से इतर स्रोत से किया है। ठीक है, असंगत पूछा है तो ये बिल्कुल सही है। बी, मन की शुद्धि से आत्मा विशद व प्रसन्न होती है, ये भी सही है। प्लेटो द्वारा प्रतिपादित सिद्धांतों का समर्थन करने हेतु विरेचन की अवधारणा प्रस्तुत की है। ठीक है, नहीं, गलत है। अरस्तु, चौथा है, देखिए, अरस्तु ने विरेचन शब्द का प्रयोग त्रासदी की परिभाषा देते हुए किया है। तो यहाँ पे असंगत कथन तीसरा है, प्लेटो द्वारा प्रतिपादित सिद्धांतों का समर्थन करने हेतु विरेचन का अवधारणा प्रस्तुत की है। तो ये विरेचन का सिद्धांत प्रस्तुत नहीं किए थे। ठीक है, ये गलत है। अब इन्होंने विरेचन के सिद्धांत में क्या क्या प्रस्तुत किया था ये आप देख लें। अरस्तु ने पोएटिक्स के 6ठे अध्याय में ट्रेजेडी के विवेचन क्रम में इसका वर्णन किया। विरेचन यूनानी शब्द कथारसीर का हिंदी रूपांतरण है। ये प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है, विरेचन किस भाषा का शब्द है, तो आप बताइएगा यूनानी शब्द है। ठीक है, तीसरा आगे देखेंगे आप, वाह्य विकारों की उत्तेजना और उसके समन के द्वारा मन की शुद्धि और शांति विरेचन है। ठीक है, चलिए। अरस्तु ने त्रास या भय और करुणा, इन दो भावों के विरेचन की चर्चा की है। विरेचन भावनात्मक विश्रांति के साथ साथ भावनात्मक परिष्कार भी करता है। अरस्तु के अनुसार भावों का दमन हानिकारक, अहितकर है। उसका संतुलन जीवन के लिए अनिवार्य। अरस्तु ने, जैसे यहाँ पे आप देखिए, जैसे दमित इच्छाओं पे बात की जाती है, किसी आप यहाँ पे समझिए थोड़ा सा एक उदाहरण के माध्यम से। जब एक छोटा बच्चा होता है, वो किसी प्रश्न को करता है अपने गार्जियन से, माता पिता, अन्य गुरु बंधु से, यदि वहाँ पे उसके प्रश्न का जवाब न दे के उसे डांटा जाएगा, तो उसकी दमित इच्छा क्या होगी, वो धीरे धीरे कम होती चली जाए। एक दिन वो बालक प्रश्न पूछना बंद कर देगा, फिर उसका मानसिक डेवलपमेंट जो होता है वो वहीं बाधित होने लगता है। यही अरस्तु आपको समझाना चाह रहा है कि अरस्तु के अनुसार भाव का दमन हानिकारक व अहितकर है, उसका संतुलन जीवन के लिए अनिवार्य है। आप जब इसका बच्चे के प्रश्न का जवाब दोगे ना, तो बच्चा दोबारा प्रश्न आपसे नया प्रश्न पूछेगा और फिर नई चीज़ उसके माइंड में क्लिक करेगी। तो बच्चों के यही अरस्तु, इसी पे इन्होंने मनोविज्ञान के तहत इन्होंने ये बात की। पेरीहुप्सुस ग्रंथ के रचयिता तो सभी जानते हैं, लोजाइनस। आगे चलिए, लोजाइनस के बारे में पढ़ लीजिए। लोजाइनस का समय 1 से 30वीं सदी माना जाता है। ठीक है, अब इनकी जो है ग्रंथ है पेरीहुप्सुस ऑन दी सबलाइम, ये कभी कभी इसी भाषा में पूछ ली जाती है। तो चलिए, पेरीहुप्सुस के बारे में देखिए, इसमें अरस्तु ने क्या क्या बताया है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। पेरीहुप्सुस, यह ग्रंथ भाषा शास्त्र से संबंधित है। किससे संबंधित है? भाषा शास्त्र से संबंधित है तथा पत्रात्मक शैली में लिखा गया। पत्रात्मक शैली का मतलब कि जैसे पत्र लिखते हैं ना, हम कुछ कहते हैं, कुछ सुनते हैं, वही बात है। अपनी बात हम कह डालते हैं। जैसे पहले पत्र लिखा जाता था, सारी अपनी बात कह दी, सामने वाले के पास पत्र पहुंचा, वो पढ़ लिया, फिर वो अपनी सारी बात कह दी। उसी प्रक्रिया को पत्रात्मक शैली कहते हैं। चलिए, इसमें अध्याय 44 अध्याय हैं। अभी आपसे पूछा जाएगा पेरीहुप्सुस में कितने अध्याय हैं, तो 44 है। इसकी भाषा यूनानी है। इस रचना में काव्य को उदात्तता प्रदान करने वाले तत्व की विवेचना की गई है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न। लोजाइनस के उदात्त के स्रोत में सम्मिलित नहीं है। भावेश की तीव्रता, गरिमा में रचना विधान, अत्यधिक शब्दाडंबर, समुचित अलंकार योजित। अत्यधिक शब्दाडंबर लोजाइनस के उदात्त के स्रोत में सम्मिलित नहीं है। लोजाइनस ने उदात्त के 5 स्रोत माने हैं, जिनके द्वारा किसी भी कृति में उदात्त का संचार होता है। पहला, उदात्त विचार। दूसरा, भावों का उदात्त चित्रण। तीसरा, समुचित अलंकार नियोजन। उत्कृष्ट भाषा, गरिमा में रचना विधान। आप देखेंगे, आप उदात्त विचार किसे कहते हैं, तो इनको अच्छे से नोट डाउन कीजिएगा। ये प्रश्न आपसे कभी भी इंटरव्यू में पूछा जा सकता है। काव्यगत औदात्य के स्रोत में सर्वोच्च स्रोत उदात्त विचार है। काव्यगत औदात्य के स्रोत में मतलब जहाँ से आप इनको ग्रहण किए हैं, उसमें सर्वोच्च स्रोत उदात्त विचार है। इसे लोजाइनस ने आत्मा की भव्यता कहा है। ठीक है, भाव का उदात्त चित्रण, भावावेश की तीव्रता। उदात्त का दूसरा स्रोत
भाव का उदात्त रूप में चित्रण है। लोजाइनस से पूर्व भावावेश को उदात्त का बाधक तत्व माना गया था, किंतु लोजाइनस ने इसका खंडन कर भावावेश के उदात्त का सहायक तत्व माना। समुचित अलंकार नियोजन लोजाइनस उदात्त के लिए अलंकारों के स्वाभाविक एवं मर्यादित रूप में ही प्रयोग के पक्षधर हैं। उत्कृष्ट भाषा उदात्त विचार, भाव इत्यादि की अभिव्यक्ति भाव के माध्यम से होती है, इसीलिए उदात्त का मूलाधार भाषा है। गरिमा में रचना विधान लोजाइनस उदात्त को पांचवा व अंतिम स्रोत गरिमा में रचना विधान को मानते हैं। आगे प्रश्न है 47 नंबर का, लोजाइनस की उदात्त संबंधी मान्यतानुसार असंगत कथन। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, असंगत क्या पूछना चाह रहा है आप देखें, नहीं नकारात्मक के बहुत सारे प्रश्न हैं। अब ये देखिए ट्रेंड बदल रहा है एग्जाम का। विषय की साधना नहीं साध्य, प्राचीन काव्यानुशीलन आवश्यक है, विशद बिंबों की योजना उपादेय है, विषय का विस्तारपूर्ण होना आवश्यक है। तो क्या है, विषय साधन नहीं साध्य है, गलत है, यही तो गलत है। ठीक है, ए नंबर। अब आप देखिए कि उदात्त की जो इन्होंने जो है कि विशेषता बताई है उसमें क्या सही है, जितने सही है उसे आप लर्न कर लेंगे तो, और जो सही नहीं है वो आपको आ जाएंगे। उदात्त का कार्य अनुनय नहीं सम्मोहक है। क्या कार्य है, अनुनय नहीं, मतलब अनुनय विनय आप मत कीजिए, रिक्वेस्ट मत कीजिए, सम्मोहक बनाइए उसे कि सबको मोह ले। ठीक है, ये नहीं कि मेरा देखो, ये होता है ना कभी कभी नाटक में, इस चीज़ को आप देख पाएंगे कि आप नाटक की एक मंडली तैयार कर लिए हैं और आप जो है नाटक करना शुरू कर दिए, फिर आप कह रहे हैं आओ मेरा नाटक देखो। अनुनय मत करो, आप ऐसा नाटक खेलो कि लोग आपके पास स्वयं आ जाए। देखिए, उदात्त साहित्य के सब गुणों से महान है। उदात्त वह गुण है जो अन्य क्षुद्र त्रुटियों के होते हुए भी साहित्य को उच्च अर्थों में भाव पूर्ण बना देता है। ठीक है, क्रोचे की मान्यता। अब देखिए पाश्चात्य शास्त्र से कितने प्रश्न पूछे जा रहे हैं। क्रोचे की मान्यता नहीं है सहज ज्ञान और प्रत्यक्ष ज्ञान में अभेद, स्वयं प्रकाश ज्ञान बौद्धिक ज्ञान से स्वतंत्र व स्वायत्त होता है, अभिव्यंजना ज्ञान रूप है और काव्य प्रकाश कर्म रूप है, कला एक आध्यात्मिक प्रक्रिया है। तो इसका आंसर क्या है, नहीं। देखिए यहाँ पे भी नहीं का ही प्रश्न है। जब आप थोड़ा गंभीरता से प्रश्न को पढ़ेंगे तो अच्छे से इनका उत्तर आप दे पाएंगे। तो सहज ज्ञान और प्रत्यक्ष ज्ञान में अभेद है, ये क्या है, गलत है। ठीक है, आप देखिए क्रोचे का पूरा नाम भी आपसे पूछा जा सकता है, तो क्रोचे का पूरा नाम लिख लिए, वेनदेतो क्रोचे। इनका जन्म स्थान पूछा जाएगा तो इटली। अब इनका जन्म जो है किस सन में हुआ, तो 1866 में, और निधन 1952 ईस्वी में। इसका अभिव्यंजना सिद्धांत विश्व प्रसिद्ध है। क्रोचे के कौन से सिद्धांत थे, तो अभिव्यंजना मिलाने के लिए आता है। इसकी प्रमुख रचनाएं एथेटिक लॉजिक, एथेटिक 1909 में, लॉजिक 1917 में। इनकी अभिव्यंजना संबंधी मान्यताएं और विशेषताएं हैं, कला सहजानुभूति और सहजानुभूति की अभिव्यंजना है। कला आत्मिक क्रिया है, कला केवल रूप है, वस्तु नहीं। कला अखंड है, उसका विभाजन संभव नहीं। कला स्वयं स्फुरित होती है। अलंकरण कला का सहजात धर्म है। सॉरी दोस्तों, सहजात धर्म है। क्रोचे के अनुसार, अब देखिए क्रोचे से कितने प्रश्न पूछे गए। क्रोचे के अनुसार कला की सृजन प्रक्रिया से जुड़ा अनिवार्य चरण नहीं है। तो ध्यान दीजिए, यहाँ पे भी आपसे प्रश्न नहीं ही पूछा जा रहा है। देखिए दोस्तों, सारे प्रश्न में नहीं लगा है, ये थोड़ी सी भी मिस्टेक हुई ना तो प्रश्न हाथ से फिसलने लगता है। क्रोचे के अनुसार कला की सृजन प्रक्रिया से जुड़ा अनिवार्य चरण है। कलाकार द्वारा उद्दीप्त प्रभावों के अंतर्गत अमूर्त संवेदना का अनुभव है। बी, बिंब विधान के माध्यम से मानस स्तर पर अभिव्यंजना की पूर्णता है। सी, कल्पना शक्ति के माध्यम से उद्दीपक प्रभावों को संश्लेषण तथा अन्वय है। डी, मानस अभिव्यंजना का भौतिक स्तर पर कला आदि के रूप में अवतरण है। उम्मीद करती हूँ आपको आंसर समझ आ गया होगा। तो क्रोचे की कला की सृजन प्रक्रिया संबंधी मान्यता में विकल्प जो है इसका चौथा गलत है। अब देख लें आपकी क्रोचे की जो मान्यता है कला के प्रति, सृजन मतलब सृजनता, नई चीज खोजने के प्रति, उसमें क्या है, नहीं तो यहाँ पर पूछ लिया। अब आप देख लें, इन्हें नोट डाउन कीजिए, ये क्या कहना चाह रहे हैं। अभिव्यंजना स्वयं प्रकाश ज्ञान है, यह एक मानसिक क्रिया और एक आध्यात्मिक आवश्यकता है। कला के लिए है, कला का कोई प्रयोजन या उद्देश्य नहीं होता।
इनके अनुसार अमूर्त कला नैतिक बंधनों से मुक्त होती है। सामान्य व्यक्ति और कलाकार की सहजानुभूति एक सामान्य होती है। आप देखिए नेक्स्ट 50 नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है दोस्तों, आप देख पा रहे होंगे। इनका उत्तर दीजिए आप लोग। क्रोचे के संबंध में असंगत कथन कौन सा है? क्रोचे का अभिव्यंजनावाद सिद्धांत केवल काव्य रूप पर ही लागू नहीं होता, सभी ललित कलाओं के लिए समान रूप से महत्व रखता है। क्रोचे की पुस्तक का शीर्षक एस्थेटिक है। क्रोचे ने मार्क्स द्वारा प्रतिपादित द्वंद्वात्मक भौतिकवाद को स्वीकार किया है। क्रोचे मूलतः आत्मवादी दार्शनिक थे। कैसे दार्शनिक थे? आत्मवादी। चलिए आगे चलते हैं। क्रोचे के संबंध में विकल्प जो इनका तीसरा था, क्रोचे मार्क्स द्वारा प्रतिपादित द्वंद्वात्मक भौतिकवाद को स्वीकार किए, ये नहीं किए हैं। ठीक है, अब आप देखिए ये क्या किए हैं। क्रोचे एक आत्मवादी दार्शनिक थे, तो आप समझ गए होंगे। क्रोचे एक आत्मवादी दार्शनिक थे जो हीगल से प्रभावित थे। हीगल के अनुसार सौंदर्य शास्त्र ललित कलाओं का दर्शन है। सौंदर्य शास्त्र का संबंध ललित कलाओं के माध्यम से अभिव्यक्त सौंदर्य से है। उनका मानना है कि ईश्वर ही जो सुंदर है की अभिव्यक्ति प्रकृति और मानव द्वारा सृजित कलाकृति में होती है। क्रोचे का विचार है कि सौंदर्यपरक ज्ञान तार्किक ज्ञान से भिन्न है। इन्होंने न तो कला संबंधी केवल वस्तुवादी मान्यताओं को स्वीकार किया और न शुद्ध रूपवादी मान्यताओं को ही। इनके विचार से वस्तु, ठीक है आगे चलते हैं। इनके विचार से वस्तु और रूप जब कुल मिलाकर एक हो जाते हैं तब कला का जन्म होता है। उसका उद्भव सहज ज्ञान है जिसकी अभिव्यंजना ही कला है। 51 नंबर का प्रश्न आपके स्क्रीन पे है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने क्रोचे के अभिव्यंजनावाद को भारतीय काव्यशास्त्र के किस सिद्धांत के निकटतम माना है? तो आप सभी जानते हैं, वक्रोक्ति के। ठीक है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल क्रोचे के अभिव्यंजनावाद को भारतीय काव्यशास्त्र के आचार्य कुंतक के सिद्धांत है इनका वक्रोक्ति के विलायती उत्थान निकटतम कहा है। शुक्ल जी का कहना है कि यूरोप का वह अभिव्यंजनावाद हमारे यहाँ पुराने वक्रोक्तिवाद का ही नया रूप या विलायती उत्थान है। कमेंट के माध्यम से बताइएगा कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहाँ से जो है कि छायावाद का मतलब उन्होंने कहा कि कहाँ के लोगों से छायावाद को ग्रहण किया है हमारे कवियों ने, ये भी यहाँ पे शुक्ल जी यहाँ बताए हैं। आप कमेंट के माध्यम से बताइएगा। 52 नंबर का प्रश्न है, कार्ल रीच की दृष्टि में कल्पना के विषय में असंगत कथन। वे कल्पना को ईश्वरीय शक्ति मानते हैं, बिल्कुल सही। वे ललित कल्पना व कल्पना में सहज संबंध मानते हैं, ये तो नहीं, अलग किए हैं। आप जब इनकी पुस्तक पढ़ेंगे ना तो समझ पाएंगे। कविता में समन्वय का विशेष महत्व है, बिल्कुल सही है। कविता में सामंजस्य कल्पना के माध्यम से घटित होती है, ये भी सही है। ठीक है, व्याख्या देख लीजिए फटाक से। कॉलरिज की दृष्टि में कल्पना के विषय में विकल्प असंगत है क्योंकि कॉलरिज ने कल्पना को ललित कल्पना से अधिक बलवती माना है। उन्होंने कल्पना को आत्मिक तथा ललित कल्पना को यांत्रिक माना। कॉलरिज के कल्पना के जो संबंधित मतलब कि उन्होंने उनकी कथन है वो समझ लीजिए। कल्पना का संबंध मन और आत्मा से है। कविता में समन्वय का विशेष महत्व है। इनके अनुसार कवि कल्पना का प्रयोग उत्कर्ष क्षणों में ही करता है। कॉलरिज को कल्पना के विवेचन की प्रेरणा अपने मित्र वर्ड्सवर्थ के काव्य पाठ से मिली। ये दोनों दोस्त भी थे दोस्तों। तो यहाँ तक हमने 53 प्रश्नों को कर लिया। अब इसके आगे के प्रश्न हम नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे। उम्मीद करती हूँ यह वीडियो व्याख्यान आपको पसंद आया होगा दोस्तों। और यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो एक कमेंट प्यारा सा कीजिएगा। बाकी आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।